नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान का भाग 3 पार्ट 3 भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह राज्य की असीमित शक्तियों के खिलाफ नागरिक की स्वतंत्रता की ढाल है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स केवल कानूनी अधिकार नहीं हैं, ये वे बुनियादी हक हैं जो किसी भी इंसान के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य हैं। आइए पहले इसके इतिहास को संक्षेप में समझते हैं। इन अधिकारों की प्रेरणा अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। नेहरू रिपोर्ट 1928 मोतीलाल नेहरू समिति ने पहली बार भारत के लिए मौलिक अधिकारों की मांग रखी थी और कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा था। मूल संविधान शुरुआत में संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को हटाकर इसे अनुच्छेद 300 ए के तहत एक कानूनी अधिकार स्टैट्यूटरी राइट बना दिया गया। अब हमारे पास केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों के विस्तृत विश्लेषण पर जाने से पहले हमें मौलिक अधिकारों की प्रकृति को समझना होगा। ये न्यायोचित जस्टिसिएबल है। यदि इनका उल्लंघन होता है तो सीधे नागरिक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। दूसरा, ये स्थायी नहीं है। संसद इसमें संशोधन कर सकती है बशर्ते यह मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचाए, जैसा कि केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं। तीसरा, निरपेक्ष नहीं, नॉट एब्सोल्यूट। ये राज्य इन पर उचित प्रतिबंध यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। चौथा, आपातकाल में निलंबन। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। पांचवा, नागरिक बनाम विदेशी। कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, जबकि बाकी सभी व्यक्तियों जिसमें विदेशी भी शामिल हैं को उपलब्ध है। तो अधिकार किससे चाहिए? राज्य से। इसलिए अनुच्छेद 12 सबसे पहले यह बताता है कि राज्य यानी स्टेट का मतलब क्या है। पहला, भारत की सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगर पालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड, अन्य वैधानिक या गैर वैधानिक संस्थाएं जैसे LIC, ONGC, सेल, गेल इत्यादि। अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीब 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई संस्था सरकार द्वारा वित्तीय रूप से पोषित है या उस पर सरकारी नियंत्रण है तो वह भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य मानी जाएगी। यह अनुच्छेद न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की शक्ति देता है। यह घोषणा करता है कि ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वह शून्य माना जाएगा। यानी कि भविष्य में सरकारें कोई भी ऐसा कानून लाती हैं जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो वे कानून शून्य माने जाएंगे, जीरो माने जाएंगे, उनका कोई महत्व नहीं होगा। तो इसके तहत मुख्य सिद्धांत या डॉक्ट्रिन विकसित हुए हैं। पहला, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी। यदि किसी कानून का एक हिस्सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो पूरा कानून रद्द नहीं होगा, केवल वह विशेष हिस्सा ही रद्द होगा। दूसरा, आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। संविधान लागू होने से पहले के कानून
यदि मौलिक अधिकारों से टकराते हैं तो वो पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं, बल्कि मौलिक अधिकारों के पीछे छिप जाते हैं, सुप्तावस्था में चले जाते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं मौलिक अधिकारों की, जिसमें भाग 4, पहला समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 टू 18। तो सबसे पहले अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समता और कानूनों का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यह ब्रिटिश मूल की एक नकारात्मक अवधारणा है। इसका मतलब है कि कानून के सामने कोई भी अमीर, गरीब, ऊंचा या नीचा नहीं है। कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। दूसरा, कानूनों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यह अमेरिकी मूल की एक सकारात्मक अवधारणा है। इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए। लाइक शुड बी ट्रीटेड ए लाइक। अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(1) राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण या मुफ्त शिक्षा बनाने की अनुमति है। अनुच्छेद 15(4) और 15(5) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए शैक्षणिक संस्थानों में विशेष प्रावधान। और 103वां संशोधन 2019 अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर्ड सेक्शंस को 10% आरक्षण देता है। अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे। इसमें अपवाद यह है, अनुच्छेद 16(4) के अनुसार यदि राज्य को लगता है कि किसी पिछड़े वर्ग का सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उनके लिए पदों को आरक्षित कर सकता है। इंदिरा साहनी केस 1992 और मंडल केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण की सीमा को 50% तक सीमित किया गया। अनुच्छेद 16(6) ईडब्ल्यूएस के लिए नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यह एक निरपेक्ष एब्सोल्यूट अधिकार है, इसका कोई अपवाद नहीं है। इसके तहत अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, जिसके लिए संसद ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, राज्य किसी को भी सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर कोई भी उपाधि, जैसा कि अंग्रेजों के जमाने में दी जाती थी, राय बहादुर, खान बहादुर, महाराजा, नवाब इत्यादि, नहीं देगा। बालाजी राघवन केस 1996, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, उपाधियां नहीं। इनका उपयोग नाम के आगे या पीछे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। अनुच्छेद 19, 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का संरक्षण। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं देता है, जिन पर अनुच्छेद 19(2) से 19(6) के तहत उचित प्रतिबंध, जैसे देश की संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें शामिल है 19(1)(a), वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार और चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। 19(1)(b), शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता। 19(1)(c), संघ, संगठन या सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज,
97वां संशोधन बनाने की स्वतंत्रता, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने की स्वतंत्रता। 19(1)(d) भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन की स्वतंत्रता। 19(1)(e) भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। 19(1)(g) कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने की, कारोबार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। यह नागरिकों और विदेशियों दोनों को 3 प्रकार की सुरक्षा देता है। पहला, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी किसी भी व्यक्ति को केवल उसी कानून के तहत सजा मिल सकती है जो अपराध करते समय लागू था। बाद में बने कानून से पिछली तारीख में किए गए अपराध या कार्य के लिए सजा नहीं दी जा सकती है। यह कानून केवल आपराधिक मामलों में ही लागू होता है। टैक्स या सिविल मामलों में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का कानून लागू नहीं होता। दोहरे दंड से मुक्ति, नो डबल जियोपार्डी, एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। और तीसरा है अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आरोपी को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट बिना सहमति के अवैध हैं। ऐसा सेल्वी केस में 2010 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ए.के. गोपालन केस 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की और कहा कि सुरक्षा केवल कार्यपालिका की मनमानी के खिलाफ है, विधायिका के कानून के खिलाफ नहीं। लेकिन मेनका गांधी केस 1978 में कोर्ट ने अपना फैसला बदला और कानून की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाया। कोर्ट ने कहा कि जीवन का अर्थ केवल पशुवत अस्तित्व नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीना है। इसके तहत शामिल अन्य अधिकार हैं गोपनीयता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, पसंद के व्यक्ति से विवाह का अधिकार इत्यादि। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। यह राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना एक मौलिक अधिकार बनाता है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यह 2 प्रकार की हिरासत के खिलाफ सुरक्षा देता है। दंडात्मक निरोध, पिन्यूटिव डिटेंशन, यानी अपराध करने के बाद गिरफ्तारी। इसके तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार है और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। दूसरा, निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन, अपराध करने से पहले केवल आशंका के आधार पर गिरफ्तारी। इसमें व्यक्ति को बिना मुकदमे के अधिकतम 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है, सलाहकार बोर्ड की अनुमति के बिना। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। तो अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, इसके तहत मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार यानी बिना वेतन के काम कराना और इसी तरह के अन्य जबरन श्रम, फोर्स्ड लेबर को प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अपवाद, राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय वह धर्म, नस्ल, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार का निषेध, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों जैसे पटाखा उद्योग इत्यादि में रोजगार पर रखने का पूर्ण निषेध है। बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 के तहत अब सभी व्यवसायों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर पूर्णतया रोक है।
तो चौथा मूल अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण कंसाइस के अनुसार किसी भी धर्म को चुनने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। इस पर प्रतिबंध यह है कि यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन है। सिखों को कृपाण धारण करने और लेकर चलने का अधिकार इसी अनुच्छेद के तहत मिला है। इस अनुच्छेद में हिंदू शब्द के अंतर्गत जैन, बौद्ध और सिख भी शामिल हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यह धार्मिक संप्रदायों या धार्मिक समूहों को सामूहिक अधिकार देता है धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करना, धर्म से जुड़े अपने मामलों का प्रबंधन खुद करना, चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करना। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता। राज्य किसी भी नागरिक को ऐसा कोई टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के रखरखाव या प्रचार के लिए किया जाता हो। ध्यान दें, राज्य टैक्स नहीं लगा सकता, लेकिन सुविधाओं के बदले शुल्क फी ले सकता है, जैसे तीर्थयात्रियों से लिया जाने वाला एंट्री शुल्क। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति से स्वतंत्रता। यह शैक्षणिक संस्थानों को 4 श्रेणियों में बांटता है। पहला, पूरी तरह से राज्य द्वारा पोषित संस्थान, यहाँ धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जैसे सरकारी स्कूल। दूसरा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थान, यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन किसी भी छात्र को उसकी सहमति या नाबालिग होने पर अभिभावक की सहमति के बिना भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तीसरा, प्रशासन राज्य के हाथ में, लेकिन स्थापना किसी ट्रस्ट के तहत हुई हो, यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, जैसे मदरसा या मिशनरी स्कूल जो ट्रस्ट द्वारा स्थापित हों। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 टू 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। 29(1) के तहत भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यह केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के सभी वर्गों के लिए है। अनुच्छेद 29(2) राज्य द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थानों की संस्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। यह अधिकार विशेष रूप से धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज के लिए है। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। राज्य सहायता देते समय ऐसे संस्थानों के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे अल्पसंख्यक प्रबंधन के अधीन हैं। मौलिक अधिकार नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। अधिकारों को केवल पन्नों पर लिख देने से वे वास्तविक नहीं बन जाते हैं, उन्हें लागू कराने की ताकत होनी चाहिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 के बारे में कहा था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके अलावा किसी अन्य अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। यह संविधान की आत्मा और इसका हृदय है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करता है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैवियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ। जब किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया जाता है तो कोर्ट आदेश देता है कि उस व्यक्ति को सशरीर हमारे सामने पेश करो। यह सरकारी और निजी दोनों ही व्यक्तियों के खिलाफ जारी हो सकता है। दूसरा, परमादेश, मंडमस मीन्स वी कमांड। यह तब जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी, निचली अदालत या निगम अपने कानूनी या सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है। कोर्ट आदेश देता है
कि अपना काम करो, हम आदेश दे रहे हैं। तीसरा, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड मीन्स टू फॉरबिड। यह एक उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत या अर्ध न्यायिक निकाय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। यह केवल तब जारी होता है जब कार्यवाही चल रही हो, यानी रोकना। चौथा है उत्प्रेषण, सर्सियोरारी मीन्स टू बी सर्टिफाइड। यह भी निचली अदालतों के खिलाफ ही जारी होता है। जब कोई निचली अदालत बिना अधिकार क्षेत्र के फैसला सुना देती है तो उच्च न्यायालय उसके फैसले को रद्द करने और मामले को अपने पास मंगाने के लिए इसे जारी करता है। यह निवारक और सुधारात्मक दोनों है। पांचवा, अधिकार परीक्षा, को वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद, पब्लिक ऑफिस पर अवैध रूप से दावा करता है तो कोर्ट उससे पूछता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों, हाई कोर्ट्स को भी रिट जारी करने की शक्ति है। उनका रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 से भी व्यापक है, क्योंकि वे कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। भाग 3 को पूरी तरह से समझने के लिए आखिरी के 3 अनुच्छेदों को भी जानना जरूरी है, जो लोग अक्सर छोड़ देते हैं। तो अनुच्छेद 33 यह संसद को शक्ति देता है कि वह सशस्त्र बलों, आर्म्ड फोर्सेस, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसी के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकें, ताकि वे अपने कर्तव्यों का उचित पालन कर सकें और अनुशासन बना रहे। अनुच्छेद 34, जब भारत के किसी भी हिस्से में मार्शल लॉ, सैन्य कानून लागू हो, तब यह मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 35 यह स्पष्ट करता है कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है, राज्यों की विधानसभाओं के पास नहीं। इससे पूरे देश में इन अधिकारों के क्रियान्वयन में एकरूपता बनी रहेगी या बनी रहती है। तो दोस्तों, यह था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 32 और 35 तक का एक संपूर्ण और गहन विश्लेषण। मौलिक अधिकार केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि देश के एक सजग नागरिक के रूप में सम्मान के साथ जीने के लिए भी जानना जरूरी है। यह अधिकार राज्य की तानाशाही के खिलाफ आपकी सबसे बड़ी ढाल है। तो अगर यह विश्लेषणात्मक वीडियो, विस्तृत वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।